बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में उस किफ़ायत शहरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी और फिर उसका ऐलान किया जो जनाब नासिर महमूद खोसा की सरबराही में तश्कील पाई थी और उसने अपनी सिफारिशात पेश की थी, जो हम पहले उनका ज़िक्र कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने जिन सिफारिशात का ऐलान किया वो किफ़ायत शहरी इक़दामात हैं। उनमें यह है कि काबीना के लोग जो हैं वो तनख्वाहें नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ियाँ उनको नहीं दी जाएंगी ब्यूरोक्रेसी को और वज़राए कराम को, यानी 5000 सीसी की, 4000 सीसी की, और नई गाड़ियाँ नहीं मंगवाई जाएंगी। बैरून मुल्क बिज़नेस क्लास में सफ़र नहीं करेंगे। सरकारी दफातर 7:30 बजे खुलेंगे। शहर के वस्त में मौजूद सरकारी जो रिहाइश गाहें हैं वो फ़रोख्त की जाएंगी वगैरह वगैरह। ये अच्छे इक़दामात हैं। अगर हम बिजली बचा लें, अगर हम सरकारी अफसरान और वज़ीरों और अरकान असम्बली की जो मराहत हैं उसमें कुछ कमी कर दें तो कुछ न कुछ हमारी बचत हो सकती है। लेकिन जो तखमीना वज़ीर आज़म ने पेश किया है 200 अरब सालाना बचत का, वो मेरे ख़्याल में ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। जहाँ सिर्फ़ गैस और बिजली के इदारों की जो गर्दिशी कर्ज़ा है वो 1200 अरब डॉलर पे पहुंचा हुआ हो, 1200 अरब डॉलर। और जहाँ बाकी स्टील मिल, PIA और इस तरह के इदारों का जो लासेस हैं वो सैकड़ों अरबों में हों, तो वहाँ ये 200 अरब रुपए की बचत जो है इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा। वज़ीर आज़म ने जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग होंगे, वज़ीर, मुशीर और ब्यूरोक्रेट, वो अपने अपने मफादात के असीर हैं और उन्होंने ऐसी पिक्चर पेश की होगी कि शायद बहुत बड़ा वो कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ करने की थी, मिसाल के तौर पर वज़ीरों की तनख्वाहों से किसी को एतराज़ नहीं है। कोई भी नहीं कहता कि उनको तनख्वाह ना दें। ये जो कानूनी और गैर कानूनी तरीके से मराआत लेते हैं वो इन तनख्वाहों से कहीं ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी अलाउड है, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ एक एक वज़ीर लेके फिरता है। एक सेक्रेटरी के घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एसी जो इब्तदाई जो सरकारी मुलाजिम भर्ती होता है CSS का इम्तिहान दे के पहली पोस्टिंग उसकी एसी के तौर पर हुई, एसी के पास गाड़ी होती है। अब मेरा नहीं ख्याल के एंटाइटलमेंट हो, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। और डिप्टी कमिश्नर के पास कई गाड़ियाँ हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं, ये हैं वो हैं। पहली बात तो ये है कि जो लोग एंटाइटलमेंट जिनकी नहीं है उनके घर में अगर गाड़ी खड़ी है, उनके गाड़ी महकमे की गाड़ी ज़ेर इस्तेमाल है, उसके लिए कोई ऐलान नहीं किया वज़ीर आज़म ने कि जी किसी भी सरकारी अफसर को एंटाइटलमेंट के बगैर गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। सबसे बड़ा ख़र्चा जो है वो ये होता है पेट्रोल की मद में, मेंटेनेंस की मद में और बहुत सारे। ये जो उन्होंने कहा कि जी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा, मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये थी कि सरकारी मुलाजमीन से कहा गया कि आपके पास जो गाड़ी है उसकी जो बुक वैल्यू है उसके मुताबिक कीमत दे के आप अपने पास रख लें, आपको इतना अलाउंस मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, आप उसको इस्तेमाल करते रहें। अफसरों ने वो थोड़े से पैसे दे के वो गाड़ियाँ भी रख लीं, अलाउंस भी लेना शुरू कर दिए। जो किसी का 1 लाख था, किसी का 2 लाख था, किसी का 1.5 लाख था, और वो गाड़ियाँ भी और उसके बाद वो जो अखराजात थे वो सारे के सारे डाल दिए, इधर उधर से 2 गाड़ियाँ और भी पकड़ ली। यानी गाड़ी भी हुकूमत के हाथ से चली गई, औने पौने उसने बेच दी, अलाउंस भी जो लेना था वो ले लिया और गाड़ी भी
सरकारी खर्चे पर इस्तेमाल में हो रही है। तो ये भी हुआ है और गाड़ियाँ भी ले ली हैं, इसका भी रोकथाम नहीं की गई। ये जो बड़े घर हैं ये बेचे क्यों जाएंगे? पॉलिसी ये होनी चाहिए कि ये जो बड़े बड़े घर हैं, 70 कनाल का घर, 60 कनाल का घर, 50 कनाल, मैं आपको ये इत्तला दूं कि लाहौर में हमारे जो कमिश्नर का घर है, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर के सदर की जो रिहाइश गाह है, जो दफ्तर है, रिहाइश गाह है, वाइट हाउस, वो उससे बड़ा है। कमिश्नर का घर वाइट हाउस से रकबे में बड़ा है, और शायद हो सकता है कि सहूलतों के एतबार से भी वाइट हाउस से बेहतर हो। वहाँ अमेरिका में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कस्टोडियन रोका आया करती थी हमारे यहाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब उसका इस्तकबाल किया करते थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ़ जो है वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होकर किया करते थे। अपने मुल्क में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गाड़ी की इंटाइटलमेंट नहीं है। एक मौके पर हम मुशर्रफ के ही गालबन दौर में मजीद निज़ामी साहब, आरिफ निज़ामी साहब, खुशनूदी खान साहब और बहुत सारे जर्नलिस्ट नवाज शरीफ साहब के साथ गए थे। तो अब नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा। वो बताते हैं कि बाहर हम जब निकले वाइट हाउस से तो सड़क पर एक आदमी खड़ा था, जिस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हम मिल के आया था वो उससे मिलती जुलती उसकी शक्ल थी। तो हमने कहा कि यार इस आदमी की बड़ी शक्ल मिलती है। तो हम करीब गए तो अब कुछ लोगों ने कहा कि ये मिलती जुलती शक्ल है, कुछ ने कहा ये तो वही आदमी है जैसे हम मिले हैं। तो एक ने सीनियर साहब ने आगे बढ़ के पूछा कि आपका नाम ये है? उसने कहा हाँ, अभी तो आप लोगों से मुलाकात हुई है। तो उसने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं? कहते नहीं, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने कहा आपकी गाड़ी सरकारी गाड़ी? उसने कहा मुझे तो गाड़ी नहीं मिली, मैं तो बस में आता जाता हूँ, अपनी गाड़ी में अफोर्ड नहीं करता। अच्छा, एन मुमकिन है कि वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दर्जा नीचे का अफसर हो, लेकिन बहरहाल ऐवान सदर में जिस ओहदेदार से हमारे जर्नलिस्टों की मुलाकात हुई, जो परवेज़ मुशर्रफ से मिला करते थे, उनके पास गाड़ी नहीं थी। लेकिन हमारे पास जो है डीएसपी के पास भी अपनी गाड़ी है और सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, एसएचओ के पास भी सरकारी गाड़ी है, इससे ऊपर के सारे लोग जो हैं वो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीपी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, सेक्शन अफसर के पास भी गाड़ी है, एसी भी सबके चल रहे हैं, और एक एक जिन लोगों को एक घर मिला हुआ है उसने 5-5 घर भी बना लिए हैं। तो असल में जो मराआत हैं उनका ख़ात्मा, और ये जो बड़े बड़े घर हैं इनको बेचना मसले का हल नहीं, ये तो औने पौने बिकेंगे। इन घरों पर प्लाजे बनाए जाएं, कई मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला फ्लैट्स बनाए जाएं, अपार्टमेंट्स बनाए जाएं, और उनमें इन सारे अफसरों को रखा जाए। GOR में कम इस वक्त अगर मिसाल के तौर पर 5,000 लोग रह रहे हैं तो यहाँ 50,000 लोग बसाए जा सकते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि चीन में जब 1949 में इनकलाब के बाद हुकूमत माओ ज़ेतुंग ने और उनके साथियों ने संभाली, चौ एन लाई वगैरह ने, तो वो एक कंपाउंड में सारे सरकारी ओहदेदारों को रिहाइश दी गई, दफ्तर दिए गए। वो 49 से लेकर आज तक उसी में रिहाइश है। सदर भी वहीं रहता है, वज़ीर आज़म भी वहीं रहता है, सारी काबीना भी वहीं रहती है, और बाकी सरकारी अफसरान बड़े जो हैं, बड़े ओहदेदार, वो भी वहीं रहते हैं। उसके 3 फ़ायदे हैं उनको। नंबर 1 तो ये है कि वो उनका एक दूसरे पर नज़र रहती है, सदर की वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आज़म के अपने वज़ीरों पर और दूसरे सरकारी अफसरान पर, और इसी तरह जो सरकारी अफसरान हैं उनकी सदर पर और वज़ीर आज़म पर, कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनका मेयार ज़िंदगी बदल तो नहीं रहा, किस किस्म के लोगों से मिलना मिलाना, बिजनेसमैन, ये वो सारा कुछ। एक तो ये उसका फ़ायदा है, गिरफ्त हुकूमत की मजबूत रहती है, निज़ाम की गिरफ्त में रहते हैं सारे लोग, नज़रों में रहते हैं। दूसरा, बचत हो रही है,
सिक्योरिटी 100 लोगों को जितनी सिक्योरिटी आपने देनी है वो सिक्योरिटी आप यहाँ एक आदमी को देते हैं, वो सिक्योरिटी के अखराजात आपके बचते हैं, सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है, आसान हो जाती है। उसके बाद अखराजात आपके कम होते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ क्या है कि सिर्फ लाहौर शहर में जो है हमारे कुछ वज़ीर GOR में रह रहे हैं, कुछ GOR 2 में रह रहे हैं, कुछ किसी और इलाके में रह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये फ्रॉड किया हुआ है कि जी हम सरकारी रिहाइशगाह नहीं लेते और उसका अलाउंस ले रहे हैं, और वहाँ सिक्योरिटी भी लगी हुई है, कारें भी खड़ी हुई हैं, बाकी अखराजात भी, टेलीफोन, सब कुछ वहाँ हो रहा है, और ये नुकसान होता है। सिक्योरिटी के बड़े मसाइल होते हैं, आमद रफ्त के बड़े मसाइल होते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। पाकिस्तान जो पंजाब सेक्रेटेरिएट है वहाँ दफातर वज़ीरों के हैं, वो वीरान पड़े हुए हैं, कोई वज़ीर वहाँ जाते ही नहीं है। जब 85 में 85 से पहले यहाँ जो था, जब जमहूरियत थी, वज़ीर आला भी यहीं बैठता था, चीफ सेक्रेटरी, सारे वज़ीर, सारे सेक्रेटेरिएट के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं तो रिहाइश गाह अख्तियार नहीं करूँगा, और जो रिहाइश गाह थी GOR की उसको वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर कर दिया गया। अब वज़ीर जो हैं या सेक्रेटरी जो हैं वो GOR में बैठे हुए हैं, वज़ीर आला यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ एक सेक्रेटेरिएट कायम हो गए, अखराजात बढ़ते चले गए, दफातर की तादाद बढ़ती चली गई। इन सब को सेक्रेटेरिएट में बिठाया जा सकता है, इन सब को GOR में खपाया जा सकता है, और बहुत सारे अखराजात से निजात मिल सकती है। तो अब जबकि हमारे पास रकबा कम होता जा रहा है, ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है, आबादियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तो उन ज़मीनों को इस्तेमाल किया जाए अपार्टमेंट्स के लिए, फिर जो बाकी बच जाएं वो बेच दी जाएं। अब ये जो तखमीना लगाया गया, यानी अगर लाहौर GOR की चंद रिहाइश गाहें जो हैं वो बेची जाएं तो खरबों रुपया वसूल हो सकता है। इस्लामाबाद, एक दौर में मलिक रियाज ने ये कहा था TV पर कि मुझे जो पुराना एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, वहाँ से इस्लामाबाद 0 पॉइंट तक जो सड़क है, जो हाईवे है, इसके दोनों तरफ की ज़मीन दे दी जाए और मुझे इजाज़त दी जाए कि यहाँ मैं बड़े बड़े प्लाज़े बना सकूँ, कमर्शियल प्लाज़े। तो मैं दुबई से और दूसरे ममालिक से सरमायाकार लाऊँगा और पाकिस्तान के तमाम कर्ज़े उतार दूँगा। उस वक्त हमारा $40 अरब का कर्ज़ा था। उन्होंने कहा मैं उतार दूँगा, मेरे ज़िम्मे है, यहाँ कम। तो ये काम हुकूमत भी कर सकती है। इस तरह आपका रेवेन्यू जनरेशन अगर हो सकती है इन बड़ी बड़ी रिहाइश गाहों से, तो आप क्यों ना करें। वो उसका कोई उन्होंने फ़ैसला नहीं किया और ना उसका ऐलान किया है। अच्छा, इसी तरह ये कहना कि जी वज़राए कराम जो हैं बैरून मुल्क बिज़नेस क्लास में, पाकिस्तान में भी वो बिज़नेस क्लास में सफ़र क्यों करें, इकॉनमी क्लास में आएँ। जब इकॉनमी क्लास में बैठेंगे, अखराजात सिर्फ कम नहीं होंगे, लोगों की नज़र भी होगी उन पर, लोगों से मेल मिलाप भी होगा, और वो तबादला ख्याल भी हो सकेगा, लोग अपने जज्बात भी उन तक पहुंचा सकेंगे। बिजली की बचत के लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इस पर अमल दरामद अगर हुकूमत करा ले तो बिजली की खपत कम होगी, और जो तेल दरामद करने के लिए हमें अरबों डॉलर देने पड़ते हैं, 20 से 26 अरब डॉलर के दरमियान हमें सालाना सिर्फ ये तेल की दरामद के लिए होता है, और ज़्यादातर तेल इन्हीं कारखानों में इस्तेमाल होता है, इसकी होगी। लेकिन सबसे जो बड़ी बचत है वो वापडा, यानी ये जो हमारा बिजली का तरसीली निज़ाम है उसमें जो घपला होता है। हमने एक रिपोर्ट चंद हफ्ते पहले छापी थी, 1 खरब 70 अरब रुपए लाइन लॉसेस के नाम पर लूटे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 3 से 5% लाइन लॉसेस होते हैं, हमें 9% से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, लेकिन 28% से लेकर 60% तक लाइन लॉसेस। ये सारी लाइन लॉसेस है ही नहीं, कुछ हैं लेकिन ये सारी बिजली चोरी है, और ये सारा पैसा जो है मुलाजमीन जो हैं जनकोज़ के, बिजली जो तरसीली निज़ाम के, उनके जेबों में जाती है। आम आदमी की जेब से तो निकलती है, एक का बिल जो है दूसरे के खाते में डाला जाता है, और वो सारा वसूली जो है
IMF اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو پرائیویٹ کریں کیونکہ یہ بہت بڑا گھپلہ اس میں ہو رہا ہے. تو وہ بھی ضروری ہے کہ لائن لاسز کم کیے جائیں اور لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ 9% پر لائے جائیں اور اربوں روپے تو اس سے بچت ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ عوام کو آمادہ کیا جائے، عوام کو بتایا جائے عوام کو کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دن کو استعمال کرنا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کاروباری سرگرمیوں کے لیے، اور رات کا جو حصہ ہے، جو جاگنے والا حصہ ہے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہم وقت گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ہم سوشل ایکٹیویٹی کریں، دوست احباب کے ساتھ ملیں بیٹھیں، بجائے اس کے کہ رات 12 بجے تک آپ کاروبار میں مگن رہیں، اس کے بعد تھکے ہارے گھر آئے جائیں، سو جائیں اور صبح 12 بجے تک 11 بجے تک سوئے رہیں. آپ کی نیند بھی خراب ہو، آپ کی صحت بھی خراب ہو، ڈسپلن بھی معاشرے کا خراب ہو، اور بجلی کی مد میں اور پٹرول تیل کی درآمد کی صورت میں اربوں ڈالر بھی آپ کے خرچ ہوں. تو یہ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. یہ صرف حکم نامے سے نہیں ہوگا، یہ حکومت کو کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ایک بات وزیر اعظم نے بڑی عجیب کہی. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنے خرچے پر غیر ملکی دورے کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اپنے خرچے پر غیر ملکی دورے کیا ہوتے ہیں؟ بھئی غیر ملکی دورے ہونے چاہیے پاکستان کے مفاد میں، پاکستان سے جس کا فائدہ ہو. سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں ہوتے کہ اچھا جی آپ اپنے خرچے پر کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے خرچے پر وہ کھانا کھاتے ہیں، وہاں جا کے کیا کرتے ہیں سرکاری؟ جب سرکاری جہاز ایک ایئر فورس کا ایک بڑا جہاز ان کے زیر استعمال ہے، ان کا عملہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں ہوٹل اگر انہوں نے بک کرائے ہوئے ہیں سرکار، تو ذاتی خرچہ کہاں سے آ گیا؟ 2 برگر انہوں نے اپنی جیب سے کھا لیے تو ہو گیا. بھائی جہاز استعمال ہو رہا ہے، سب سے بڑا خرچہ تو اس کا ہے. کیا وہ وہاں جو رہائش اختیار کرتے ہیں وہ بھی اپنی جیب سے خرچہ؟ اور پھر یہ پوچھنا پڑے گا کہ اتنے زیادہ دورے جو ہوئے ہیں، یہ زرداری صاحب کے گوشوارے چیک کیے جائیں کہ اتنی دولت بلاول بھٹو کے پاس ہے کہ وہ ہر روز امریکہ کے کم از کم وہ 10 چکر لگا چکے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کا کوئی ملک لتھوانیا تک وہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ سرکاری ذاتی خرچے پر ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو صحیح اطلاع نہیں دی گئی، اور جب وزیر اعظم ایسی بات کرتے ہیں جو غیر مصدقہ ہوتی ہے، ایئر فورس تو روزانہ تصویریں چھپتی ہیں، ایئر فورس کا طیارہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت کی اور وزیر اعظم کی ساکھ خراب ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ دورے کیوں کرتے پھرتے ذاتی خرچے پر؟ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ کیا خارجہ پالیسی کے میدان میں ہمیں کوئی کشمیر پر مدد ملی ہے؟ کیا ہم نے روس اور یوکرین کی جنگ میں اپنا غیر جانبدار جو تھا کردار برقرار رکھا ہے؟ کیا ہم نے عالم اسلام کی سربراہی حاصل کر لی ہے؟ ان دوروں کا مقصد کیا ہے؟ صرف سیلف پبلسٹی کے لیے، یا وہ اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں ایک ایسے سیاستدان کے طور پر جو مغرب کا پسندیدہ سیاستدان ہے. یعنی افغانستان کے دورے پر خواجہ آصف گئے، وزیر دفاع گئے، وزیر خارجہ آج تک نہیں گئے. ایران کے دورے پر وہ کتنی دفعہ گئے ہیں. انڈیا کا دورہ انہوں نے کیا ہے، جبکہ وہ بڑی بات کرتے ہیں انڈیا سے تعلقات کی. بنگلہ دیش کا ان کا دورہ کوئی ہوا ہے؟ میرے تو علم میں نہیں ہے. تو وہ سارے یورپی ممالک کے دورے کیوں ہیں اور امریکہ کے بار بار دورے کیوں ہیں؟ اگر وہ ذاتی پبلسٹی کے لیے دورے کر رہے ہیں اور سرکاری اخراجات ہو رہے ہیں تو یہ بہرحال، اور پھر انہیں پاکستان میں بیٹھ کر کوئی کام کرنا چاہیے. پاکستان میں تو ہوتے نہیں ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں وزیر اعظم کرتے ہیں اس سے ان کی ساکھ مجروح ہوتی ہے. انہیں حقیقی معنوں میں اقدامات کرنے چاہیے. اب امتحان ان کا یہ ہے، یہ بڑے جو گھر تھے سرکاری افسران کے، ان کو بیچنے کا پروگرام جناب عمران خان نے بھی بنایا تھا، وہ ناکام ہو گیا اس لیے کہ بیوروکریسی نے تعاون نہیں کیا. گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ نہیں ہو پایا. گورنر سرور نے بعد میں کہا کہ میں نے نہیں ہونے دیا. تو بیوروکریسی کیا یہ اقدامات ہونے بھی دے گی، یا ایک دفعہ پھر قوم کو بیوقوف بنایا گیا ہے؟
اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جی چند روزہ پبلسٹی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کو اب انہوں نے اعلان کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ جی میں اس کی نگرانی خود کروں گا۔ اگلے 1-1.5 ماہ میں نظر آنا شروع ہو کہ جی ان اقدامات پر عمل ہو رہا ہے، بجلی کی بچت ہو رہی ہے، سرکاری افسروں سے گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں، وزیروں سے بڑی گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں، ایک وزیر کے پاس صرف ایک گاڑی ہے، ایک سیکرٹری کے پاس صرف ایک گاڑی ہے، جس شخص کو انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، وہ اپنے جیب سے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ یہ سرکاری بجلی جو ہے یہ تو سب سے واپس لی جائے، اپنی جیب سے یہ خرچ کریں گے تو بجلی کی بچت کریں گے۔ جہاں جس کے گھر کا 1000 یونٹ خرچہ ہے وہ 10,000 یونٹ خرچ کر رہا ہے کہ مفت کی ہے۔ جس دن اس کو جیب سے پڑے پیسے دینے پڑے، بل دینا پڑا، وہ 1000 سے بھی 900 پہ آ جائے گا۔ یہ مفت کے جو کھانچے ہیں نا یہ ختم کریں گے تو بچت خود بخود ہو جائے گی۔ سرکاری تقریبات میں اچھا کیا انہوں نے، 1 ڈش کی پابندی لگائی ہے، یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس وقت جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں صرف اتنا ہی خرچہ کرنا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے اور جتنے ہم افورڈ کرتے ہیں اور جتنی ہماری آمدنی ہے، ہمیں اب اخراجات اپنی آمدنی کے مطابق کرنے چاہیے، نہ کہ اخراجات پہلے ہم کرتے ہیں اور آمدنی کا تخمینہ بعد میں لگاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہو۔ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بھی جو اقدامات کیے تھے بیوروکریسی نے ناکام کر دیے تھے، عمران خان نے بھی جو فیصلے کیے تھے، اعلانات کیے تھے، ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہو پایا۔ اللہ نہ کرے کہ اب بھی بیوروکریسی اس کو ناکام نہ دے۔ ایک بیوروکریٹ نے مجھے خود یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بڑے افسروں سے بڑے گھر لے لوں گا تو اس نے کہا، میں نے کہا خان صاحب میں تو بیوروکریسی میں آیا ہی اسی لیے تھا، میں کہ میرا باپ بھی بیوروکریٹ تھا، اس کے پاس بڑا گھر تھا، تو میں تو بڑے گھر کے شوق میں آیا تھا، تو آپ یہ لے لیں گے تو پھر بیوروکریسی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔